सकते हैं। दैट मीन्स प्री असेसमेंट इसको हम मेंशन करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्री असेसमेंट। जस्ट लाइक डायग्नोसिस डॉक्टर्स करते हैं, स्पेशलिस्ट और एनी टाइप ऑफ मेडिकल पर्सनल्स करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कौन है ना, टीचर्स हैं बच्चों को डायग्नोसिस करने के लिए। पहले से ही हम क्या करेंगे कि बिगनिंग जो कोर्स के बिगनिंग में या बिगनिंग ऑफ द टॉपिक पे ही ये हमारा डायग्नोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन करते हैं कि बच्चों को इशू हो सकता है, तो उस इश्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है, सल्यूशन देना रहता है, या फिर हमारे पास सल्यूशन होना चाहिए। दिस असेसमेंट इज यूज टू कलेक्ट द डेटा ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। देखो, आप कौन सा टॉपिक जानते हैं, जैसे आप लोग क्या पढ़ रहे थे लेसन प्लान में, ऑलरेडी आई डिस्कस ना टॉट यू दैट लेसन प्लान में प्रीवियस नॉलेज। हाँ, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान लेना, वही पूर्व ज्ञान यहाँ पे प्री असेसमेंट के बेसिस पे है। प्री असेसमेंट के बेसिस पे है कि डायग्नोसिस में हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में, बच्चों को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, बच्चा कितना जानता है और कितना और उसे बताना है, यही हमारा मेन चीज़ है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आर सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन। देखो, सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन, ये हाईलाइट जो करी हूँ वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे हम बच्चों के करंट नॉलेज को एसेस करते हैं। ये करंट व्यूज़ और करंट बेस के ऊपर डिपेंड करता है, करंट नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। सिंपली बोला गया कि उसी एक टॉपिक पे ही डिपेंड होगा, जस्ट लाइक जो टॉपिक हम लोग पढ़ाना चाहते हैं और कोर्स में है उसी टॉपिक पे ही डिपेंड होगा। द गोल इज टू गेट ए स्नैपशॉट ऑफ वेयर द स्टूडेंट्स करेक्टली स्टैंड। मतलब स्नैपशॉट बोलने से क्या होगा, जस्ट लाइक आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो ना, वैसे ही हम लोग पर्टिकुलरली उस बच्चे का उस टाइम का जो स्टेटस है उसको चेक करें कि कौन सा अवस्था में वो मौजूद है या प्रेजेंट है, उसका बिहेवियर कैसा है, इंटेलेक्चुअली वो कितना टैलेंटेड है, या फिर इमोशनली वो कितना टैलेंटेड है, या इमोशनली स्ट्रांग कितना है, आइडियोलॉजिकली उसके पास आइडियल्स या फिर आइडियाज़ कितने हैं, तो वो सब के बेसिस पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, या फिर इंस्ट्रक्टर और टीचर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स कैसा करता है, वो कैसे अपने आप को ढलता है और वर्क करता है। ये होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अभी बोला गया जस्ट लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इंटेंडेड टू इम्प्रूव द लर्नर नॉलेज। तो एक चीज़ याद रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप ही है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें हम बच्चों को एवरीडे के बेसिस पे जज करते हैं, एंड जो भी वर्क होता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज जो भी बच्चे फेस करते हैं उसको सल्यूशन देते हैं। इंस्ट्रक्टर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से पहले ये चीज़ को करता है। फॉर्मेटिव को ड्यूरिंग द सेशन किया जाता है, बट बिफोर द सेशन अगर कुछ भी पूछा जाए कौन सा असेसमेंट है, वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। बिफोर अगर सेशन पूछा गया कौन सा असेसमेंट कर रहे हो, वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। अगर इन बिटवीन चल रहा है वो फॉर्मेटिव है। एट द एंड और सेशन के एंड में और बाद में हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, तो वो आपका सबमेटिव असेसमेंट है। क्लियर है? तो बच्चों के प्रायर नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होगा। यस, बोलिए। এই জন্যই ঘরে করিনি, জানো তো, জানো কি না, তার জল দেওয়ার আছে। মরণ ঘর না জঙ্গলি ঘর কে জানে। বাবা পরে জল দিবে, যাও তো ক্লাস করি আমি। যাও যাও, ওদিকে ক্লাস করতে দিচ্ছে না কেউ একটা। सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा साउंड हो रहा था इसलिए पॉज करना पड़ा। चलो, तो इसके मेन पॉइंट्स में आ रहे हैं। यस यस, बोलिए। सो यहाँ पे एडवांटेज देखो, क्विकली एडवांटेज पे आ जाओ, फोकस करो कि इट क्लैरिफाइज मिसकंसेप्शंस द स्टूडेंट में है। देखो, सारे बच्चों के पास सही रास्ता होगा या सही आइडिया होगा, ट्रू नॉलेज होगा, या फिर बेसिक नॉलेज हल्का फुल्का है बट डिटेल नॉलेज नहीं है। सबका मिसकंसेप्शन अलग अलग हो सकता है। मे बी मेरे पास भी मिसकंसेप्शन है, तो मेरा जो टीचर रहेंगे वो क्या करेंगे, पहले मेरे अंदर क्या इश्यूज़ हैं, मे बी मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ या फिर मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, या फिर मैं जानती हूँ तो आधा अधूरा जानती हूँ, तो वो सबको डायग्नोसिस कर रहा है क्या इश्यूज़ है।
क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीकनेसेस है, क्योंकि स्ट्रेंथ पे काम नहीं करना पड़ता है, वीकनेसेस पे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वीकनेसेस को हमें सॉल्व करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। आपके अंदर जो कमियां हैं और खामियां हैं उसी को हम ढूंढेंगे और उसी पे काम करेंगे, ठीक है। टीचिंग का मेन फंडा ही यही होता है। आप ये मत समझना कि स्कूल में चले जाओ और स्कूल में जाके सिर्फ बच्चों को पढ़ा दो, इतना काफ़ी है। इतना ट्रू नॉलेज होता नहीं है, हम अपना बस ड्यूटी वहाँ पे करते हैं अर्निंग के लिए। बट एक्चुअल टीचिंग ये होता है जब हमारे पास बच्चे हैं तो बच्चों का प्रॉब्लम को समझे और प्रॉब्लम को समझने के बाद पढ़ाएं। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले से ही आप स्टार्टिंग पीरियड में डायग्नोसिस असेसमेंट करेंगे, ताकि बच्चों का जो नॉलेज है या फिर जो लैकिंग है उनमें या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसको जान सके, उसी पे काम करें। पहला पॉइंट, इट एनेबल्स द टीचर टू बिल्ड ऑन देयर स्टूडेंट स्ट्रेंथ। देखो ये टीचर को क्या बोलना चाहता है कि हमारे स्ट्रेंथ पे काम करो, हमारा जो स्ट्रेंथ है उसी पे काम करोगे तो आगे बढ़ सकेंगे, और वीकनेसेस को रिजॉल्व करो। It shows how much groundwork the teacher will have to do to introduce the new concept of information. सोचो मैं जब आपको नए इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ तो मुझे ना स्टार्टिंग पॉइंट से पूछना पड़ता है कि क्या आपको इतना पता है। अगर नहीं पता है तो ब्रीफ नॉलेज उसका देना पड़ेगा, देन आई विल स्टार्ट अगेन माई कंसेप्ट। अगर मुझे पुट ही करना है आपके अंदर या फिर डालना ही है आपके अंदर इन्फॉर्मेशन तो इतना मुझे करना पड़ेगा। सो यहाँ से पता चलता है कि टीचर को क्या वर्क करना है। ग्राउंड वर्क और फंडामेंटल वर्क क्या होता है हमारा टीचरशिप का, कि स्टार्टिंग में बच्चों के इश्यूज को जान लेना एंड उसी पे काम करना, कि एक टीचर को कितना मेहनत करना पड़ेगा। यू नो दैट कि अगर आपके पास एक गिफ्टेड चाइल्ड आ गया तो आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा आप हिंट दे दोगे ना, वो ख़त्म हो गया, आप सिर्फ गाइड करोगे। बट सोचो एक एवरेज स्टूडेंट आ गया या बिलो एवरेज आ गया, उसके पीछे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ए टू जेड टिट बिट बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिलते जाए और उसी इन्फॉर्मेशन पे वो आगे बढ़े, ठीक है। तो इसलिए ग्राउंड वर्क क्या होता है, ग्राउंड वर्क होता है कि उसको कितना मेहनत करना है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द कोर्स द टीचर कैन शो द स्टूडेंट देयर प्री टेस्ट एंड पॉइंट आउट हाउ मच देयर नॉलेज हैज़ ग्रोन। अभी बताओ स्टार्टिंग में मैंने कितने असेसमेंट बोले, 3 टाइप ऑफ असेसमेंट बोला गया ना, 3 टाइप ऑफ असेसमेंट बोला गया, मेंशन किया गया 3 टाइप ऑफ असेसमेंट। हमने पहले बोला डायग्नोस्टिक असेसमेंट, देन बोला फॉर्मेटिव असेसमेंट, देन बोला सबमिटिव असेसमेंट। दिस इज योर स्टार्टिंग फेज। तो यहाँ पे बच्चे का पूरा वैल्यू क्या कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मिडिल फेज में चल रहा है तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन रह सकते हैं, मतलब सोच लो यहाँ से बच्चा 10% से 100 तक भी रह सकता है, 100 तक भी रह सकता है। यहाँ पे बच्चा का टेस्ट होगा कि वो 100% एक्चुअल में जानता है या फिर सिर्फ उस टाइम के लिए ही उसके पास नॉलेज है, बाकी के टाइम पे नहीं है। सो इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये हमारा पहले का पॉइंट है, दैट मीन्स दिस इज योर प्री टेस्ट, ये आपका क्या है, प्री टेस्ट है, ठीक है। एंड दिस इज योर एग्जामिनेशन और मेन टेस्ट, एग्जामिनेशन और मेन टेस्ट। तो हम दोनों के अंदर कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है। वो 0 में ही था तो 0 में ही रह गया या फिर उसको कुछ मिला है, 80%, 90% या 100% का डेवलपमेंट हुआ है, वो हम चेक करेंगे। ये क्या कहता है, इंडिकेट स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज समझ लो, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज और पूर्व ज्ञान इसको कैरी करता है। एसेस द लर्निंग दैट हैज़ ऑकर ड्यूरिंग ए टीचिंग लर्निंग सेशन, ये इसको भी एसेस करता है, क्या टीचिंग लर्निंग सेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी एसेस करते हैं। तो अभी पर्टिकुलरली अगर किसी ने पूछ लिया बिफोर टीचिंग सेशन, टीचिंग लर्निंग सेशन अगर जज कर रहे हो वो क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर ड्यूरिंग हो गया तो वो फॉर्मेटिव है। बट फॉर्मेटिव के साथ भी कभी कभी क्या होता है, कुछ समय पे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आएगा, कुछ समय पे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आएगा, क्योंकि मिड पोर्शन में कोई लेसन स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्या हाफ चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, तो उससे पहले भी हम लोग प्रीवियस नॉलेज फिर से लेते हैं। तो इसलिए बीच में भी मे बी वो हो सकता है फॉर्मेटिव रहे 70%, 30% रहे डायग्नोस्टिक, बट डायग्नोस्टिक रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। यस हेलो मैम। यस प्लीज बोलो मैम, वॉल्यूम थोड़ा बहुत लो। इंडिकेट स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज लेगा। एसेस द टीचिंग लर्निंग सेशन, अगर मैं अभी बोलूँ कि क्या प्रोसेस है देन एक चेक करो, ये आ गया आपका क्या, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये कंटिन्यूअस चलेगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक चलेगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक चलेगा, स्टार्टिंग टू एंडिंग लिख के रख सकते हो, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक चलेगा।
फॉर्मेटिव भी स्टार्टिंग टू एंडिंग तक चलेगा, बट बेसिकली अगर स्टार्टिंग में अगर कोई स्ट्रांग है तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मिडिल से ज़्यादा स्ट्रांग एंडिंग तक कौन आ गया? फॉर्मेटिव हो गया। लास्ट में कौन स्ट्रांग आ रहा है? सबमेटिव असेसमेंट है। समझ आया किसी को? अगर फिर बोलना है तो फिर बता दूंगी। क्लियर है क्या? मैम मैम स्टार्ट से जो एंडिंग तक जाएगा वो आप बोले कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर मिड मिड सेशन में अगर शुरू होता है, मिड से अगर शुरू होगा एंडिंग तक जाएगा वो फॉर्मेटिव, और एट द एंड पे वो समेटिव है। समेटिव। दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम है, सोच लो ए से बी तक जाना है। ये ए से बी तक के अंदर यहाँ पे सोच लेते ये डैश एक आ गया, ये डैश टू बी तक जाना है। यहाँ पे हमारे पास और भी एक चीज़ है, ये डबल डैश है, ये डबल डैश टू बी जाना है, तो ये हमारा एंड पोर्शन, एंड मिडल लिख के रख सकते हैं, और ये थ्रू आउट, कंप्लीट थ्रू आउट। ठीक है, लिख लीजिए। किसी को लिखना है? सारे बच्चे लिख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया? चलो आगे। ओके, चलो। कैन हेल्प इंस्ट्रक्टर एडजस्ट द कंटेंट एंड एक्टिविटीज टू एनकरेज मोर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग करवाने के लिए इंस्ट्रक्टर को क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। अगर हम लोग पहले से ही जज कर ले कि बच्चा कैसा है, कितना नॉलेज रखता है, तो हमें एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में ईजी होता है, या कंटेंट को एडजस्ट करने में ईजी होता है। कैन हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ए लेसन। एक लेसन का कितना वैल्यू है, एक मॉड्यूल का कितना वैल्यू है, या एंटायर कोर्स का कितना वैल्यू है, वो बच्चा समझना चाहिए। ठीक है, बच्चों को समझ आना चाहिए कि प्रीवियस नॉलेज उसके पास बहुत ही कम है, तो उसे और भी क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, मे मोटिवेट स्टूडेंट्स टू सीक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस। तो बच्चों को ये मोटिवेशन भी देता है कि तुम्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तुम्हें हाफ इन्फॉर्मेशन या बहुत ही वीक नॉलेज के साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेट टू स्टूडेंट दैट देयर instructors care about them as people and about their success as learner। तो उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, मतलब टीचर्स हैं, वो उनके लिए केयर करते हैं कि वो एज ए पर्सन कुछ ग्रोथ करे, प्लस अपनी लाइफ में भी एज ए लर्नर कुछ ग्रोथ करे या सक्सेस मिले उनको। ठीक है, ये हो गया डायग्नोस्टिक। भी ऐसे मैं दे रही हूँ, वो डायरेक्ट आपके बुक में ही होगा। चलो, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है? अच्छे से सुनना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक एक बच्चे को चेक कर रहा था, इंडिविजुअलिटी को देख रहा था, इंडिविजुअल पर्सन्स का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको देख रहा था। एक्चुअल हम जानना चाहते थे कि बच्चे का वीकनेस किस में है, स्ट्रेंथ किस में है, उस पर काम करने के लिए। बट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बोलता है असेसमेंट एक्ट एज ए मीन्स ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर करियर। बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स नहीं होते डायरेक्शंस को लेके, अरे मुझे क्या पढ़ना चाहिए मैम, इसके बाद हम क्या करें, हमें कौन से रास्ते में जाने से ईजी होगा, ईजीली मुझे ये मिल जाएगा, या फिर ईजी टू हैंडल होगा, या फिर मेरा करियर बहुत अपग्रेड होगा या हाइक होगा, क्या होगा, उसको जानने के लिए जो हम करते हैं असेसमेंट, दैट इज द प्रोग्नोस्टिक। तो सोच सकते हो कि विच वन इज ब्रॉडर, डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक? प्रोग्नोस्टिक मैम, प्रोग्नोस्टिक। समझ आया? प्रोग्नोस्टिक क्या होता है कि ये जितने भी आपने असेसमेंट्स पढ़े हैं, उसके जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े, एस्पेक्ट्स पढ़े, सबको लेके चलता है। लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग डेवलपमेंट, अचीवमेंट, इवन इफ आपके रिजल्ट्स, सब कुछ। मतलब ये आपको सेशन वाइज नहीं बोल रहा है, पूरे लाइफ का बोल रहा है। पूरे लाइफ का जो हमारा इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए चाहिए। अभी जो आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे 3 ही असेसमेंट चल रहा है, बट एक्चुअल अगर देखें तो स्टार्टिंग बर्थ पीरियड से ही हमारे साथ जो चल रहा है, जो हमारा गोल डिसाइड कर रहा है, या इंस्ट्रक्शंस जो मोटिवेशन दे रहा है, या इंस्ट्रक्टिव वे से हमें गाइड कर रहा है, वो आपका प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, जो कंटिन्यूस चलेगा अप टू जब तक आपका करियर में आप सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक चलेगा। फ्यूचर, हम यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर कैसे डेवलप्ड होगा उसको देखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन एक आया, इट आस्क क्वेश्चन लाइक हाउ कैन वी सपोर्ट द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव लर्निंग प्रोसेस। सोच पा रहे हो कि प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट कैसे हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट को गाइड कर सकता है या पॉजिटिव लर्निंग को सपोर्ट कर सकता है। So prognostic assessment becomes very important at different stages in the student's academic life। ठीक है, बच्चे का एनरोलमेंट से स्टार्ट करके स्विचिंग द क्लासेस, स्कूल्स, ट्रांसफर टू ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, जैसे हो गया ना
कि बच्चों को आप पहले नॉर्मल स्कूल में भेजे थे, उसके बाद बच्चों को इश्यूज़ आए तो स्पेशल स्कूल में डाल दिया या वोकेशनल स्कूल में डाल दिया। तो जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल में डालते हैं, ये बच्चों के फ्यूचर के अकॉर्डिंग और करियर को देखते हुए या उनके पूरे लाइफ को देखते हुए होता है। ट्रांसफर टू ए हायर स्कूल, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोप। अभी इतना में ख़त्म हो गया प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ज़्यादा नहीं होता। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में बस इतना याद रखो, जितने भी एग्जाम्पल्स दोगे बच्चों के फ्यूचर गोल एम्स को लेके दोगे, सक्सेस अचीवमेंट उसका पॉइंट है, मोटिवेशन उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। ड्यू टू दिस मोटिवेशन वो बच्चा आगे बढ़ेगा, इसलिए वहाँ तक रहेगा। ठीक है, क्लियर है। हम क्या आते हैं जस्ट लाइक द अचीवमेंट टेस्ट, सबके पेपर में है, ऐसा नहीं है बस आप लोगों के है। और जो बच्चे थिंक कर रहे हो कि मैम ये इवैल्यूएशन क्यों पढ़ा, ये हमारा तो सीटेड एग्ज़ाम नहीं देना है ऐसा वैसा, अरे आप दो या ना दो, आज का क्लास हो रहा है, सबको अटेंड करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको नहीं लगता है, ढूंढ नहीं पाते हो या समझ नहीं आता, आप प्रिसाइज्ड हो जाते हो नोट्स के बेसिस पे कि इतना ही नॉलेज लेना है। नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन ना सिलेबस से निकल के नहीं आएंगे, सिलेबस के अंदर ही वर्ड्स से आएंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे घुमा के देते हैं आपको लगेगा कि क्या आंसर लिखो। तब आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होने चाहिए, कुछ तो लिख सकते हैं। जस्ट लाइक CCE आया, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पता है उसमें ना सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव सब लिखना पड़ता है। उसमें इवैल्यूएशन भी लिखना पड़ेगा, असेसमेंट भी लिखना पड़ेगा। जो बच्चे पूछ रहे थे ना मैम वो तो बहुत ही शॉर्ट आ रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट सब लिखना पड़ता है। हम लोगों ने बस प्रिसाइज ऑर्डर पे दे दिया है नोट्स को शॉर्ट करके। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन आया है अचीवमेंट टेस्ट। अरे जब टेस्ट के बारे में जानोगे कितने टाइप का टेस्ट होता है तभी अचीवमेंट टेस्ट में आएंगे। तो अब पढ़ो आगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट और असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोप। सो असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोप, हम कितने टाइप का टेस्ट यूज़ करते हैं क्लासरूम में। एक होता है टीचर मेड टेस्ट, दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। एक होता है टीचर मेड टेस्ट एंड दूसरा होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्ड वर्ड से ही कुछ पता चल रहा ना, कुछ एक फिक्स रूल होगा, फिक्स नियम होगा, मतलब सबके लिए जो सेम होता है। जस्ट लाइक NCF बना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा या उन्हीं के स्कूल के लिए होगा? नो, नेशनल मेंशन है ना, सो दैट पूरे वर्ल्ड में चलेगा, सॉरी पूरे नेशन में चलेगा। वैसे पूरे वर्ल्ड में चलने के लिए और कुछ बड़ा चाहिए, इंटरनेशनल कुछ चाहिए होगा, या फिर सारे कंट्रीज जैसे मान ले तो वैसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के टेस्ट हैं। एक है टीचर मेड टेस्ट। मैं अगर आपके अकॉर्डिंग, शॉर्टकट में समझो, मैं अगर आपके लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल टाइप ऑफ टेस्ट रखूँ एसेस करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द टीचर मेड टेस्ट, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है बेस्ड ऑन द टीचर मोड, एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंसेस एटसेट्रा। बट when we talk about the standardized test, it means it's a broader sense to make the judgment very clear and transparent. That means it is equal for the every child. इक्वल है, सारे बच्चों के लिए इक्वल है। ठीक है, सारे बच्चों के लिए इक्वल है। तो टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट क्या होता है? ठीक है, these are specially designed by the teacher to his class for a special purpose. समझ आ रहा है? मैंने आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आप पूरे क्लास को मैं जज करना चाहती हूँ। अभी सोचो टेस्ट लूँगी तो तभी जज करूँगी, तो मैं उसी नॉलेज के ऊपर क्या कर रही हूँ, स्पेशल पर्पस के लिए कि आपको कितना नॉलेज है। मे बी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड किया हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट किया हो, भाइवा किया हो, कुछ भी किया हो, बट टेस्ट लिया मैंने, तो ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको हम टीचर मेड टेस्ट बोलेंगे। टीचर मेड टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स। ऑब्वियस है, कौन सा बोलो, पूरे स्कूल के लिए चलेगा या फिर अपने क्लासरूम के लिए चलेगा? ओनली टीचर मेड टेस्ट है, फ्लेक्सिबल बोला था मैम, ओनली क्लास के लिए, ओनली क्लास के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर क्लासरूम के लिए आप जिस टाइप का टेस्ट यूज करते हो वैसा टेस्ट को हमने बोल दिया टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे कोर्सेस क्यों हैं, अलग अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि वी नो दैट द सिलेबस इज डिफरेंट फॉर द एवरी सब्जेक्ट। सिलेबस इज डिफरेंट फॉर द एवरी सब्जेक्ट, and so that the teachers, subject teachers, are also prepared their question paper as per the subject knowledge. So as per the subject knowledge, बच्चों के लिए जो टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं टीचर मेड टेस्ट। मतलब पर्टिकुलर मैंने एक यूनिट पढ़ाया तो ऑब्वियस मैं एक यूनिट का ही टेस्ट लूँगी। मैंने और एक क्लासरूम में 3 यूनिट पढ़ाया तो मैं 3 यूनिट का टेस्ट लूँगी।
तो दैट इज़ द डिफरेंस कि यहाँ पे जो टीचर टेस्ट करेगा वो टीचर डिसाइड करेगा कि कौन से टॉपिक पे टेस्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहिए, बच्चों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। एंड ये टेस्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसमें प्रॉपर प्लान होना चाहिए, देयर इज अ नीड फॉर द प्रॉपरली प्लान एंड केयरफुल प्रिपेयर्ड टीचर मेड टेस्ट टू इवेलुएट नॉलेज ऑफ द कंटेंट taught in the class. Preparing and using teacher made test in teaching and learning is regular task of a teacher. आप हर दिन कुछ ना कुछ सोचते हो ना, बच्चों को कुछ ना कुछ जज करते हो आप। टीचर मेड टेस्ट बोला गया ना, ऐसा नहीं है पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट भी हो सकता है, भाइबा भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली ट्रू फॉल्स, डिबेट, क्विज, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज डिपेंड ऑन द टीचर बेस्ड ऑन ए सब्जेक्ट, बेस्ड ऑन ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका टीचर मेड टेस्ट है। यस प्लीज बोलिए। प्रोसेस, प्रोसीजर सब कुछ फिक्स रहेंगे, एक टाइम बाउंड रहेगा। जब हमारा टीचर में टेस्ट होता है ना, तो क्लासरूम में हम लोग टाइम बाउंड, बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, 3 घंटे मतलब 3 घंटे का एग्जाम, टाइम फिक्स मतलब टाइम फिक्स हो गया, नंबर फिक्स, अमाउंट फिक्स मतलब अमाउंट फिक्स, पेज, इवन ये पेज भी काउंटिंग हो रहा है, तो सब कुछ फिक्स रहता है। जहाँ पे फिक्स बहुत सारे नॉर्म्स आ रहे हैं तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। चलो फटाफट से अभी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, देखो इसी से ही क्वेश्चन सब ऐसे घुमा के आएंगे जो आपको पता नहीं चलता। इट इज़ सिंपल टू यूज़, बहुत ईजी होता है, व्यवहार करने में बहुत ईजी होता है। इट इज़ सिंपल टू यूज़। नेक्स्ट, इट परमिट्स द टीचर टू एसेस द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अभी जो मैडम ने बोला, सस्मिता मैडम ने क्या बोला कि सस्मिता मैडम पूछ रही है मुझे कि मैम डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें आएगा क्या। देखो सच में आ गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑब्वियस है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और असेसमेंट और इवैल्यूएशन बच्चों को हम चेक कर रहे थे प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग कि कितना उनको पता है या फिर उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। सेम थिंग आपका टीचर मेड टेस्ट में भी वही होता है, तो इसलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इसी के अंदर आएगा। इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। इट्स पर्पज इज टू एसेस द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। देखो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए टीचर मेड टेस्ट में, कि हम एसेस करें कि बच्चे का अचीवमेंट कितना है पर्टिकुलर यूनिट और पर्टिकुलर कंटेंट में। समझ पा रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 6 सब्जेक्ट में तुम्हारा नॉलेज कितना है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि एक सब्जेक्ट में मैंने जितना पढ़ाया उसमें तुम्हारा नॉलेज कितना है। उसको जानने के लिए क्या करते हैं, टीचर मेड टेस्ट। अगर सारे सब्जेक्ट का नॉलेज जानना है या सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट जानना है तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट बन जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड टेस्ट, जब टीचर मेड टेस्ट बनाओगे ना, उसमें ये सारे चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है या माइंड में रखना पड़ता है। क्या पहला पॉइंट, यस बोले मैम। आपने बोली थी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में राइटिंग का क्वेश्चन होगा या ट्रू फॉल्स होगा। हेडिंग्स, हेडिंग्स जो इम्पोर्टेंट टेस्ट आइटम बोले गए, आइटम्स लिखना अलग है, आइटम्स के अंदर जो चीज़ें होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो क्वेश्चन पेपर्स है, वो क्वेश्चन पेपर्स है। हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते थे तो एक बॉक्स पहले बनाते हैं, पहले भी मैंने ये दिखाया था, ये ब्लूप्रिंट हुआ। तो ब्लूप्रिंट में मेंशन होगा दिस इज योर सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के डोमेन्स होंगे CAP। देन यहाँ पे आएगा क्वेश्चन आइटम्स, दैट इज अ एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका मार्किंग। तो दिस आर द टेस्ट आइटम्स। इसको देख के हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, इसको देख के हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। जी मैम समझ। ओके तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट पे किया। पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चूज करना कि बच्चों को क्या क्या देना है। जैसे बच्चों को एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बच्चों का स्किल डेवलप्ड होना चाहिए, एनालिसिस कैपेसिटी आना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, एंड जो भी वो सीख रहा है उसका यूज़ होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मेकिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाएंगे कि क्या हमें प्लान करना है, दैट मीन्स द वन काइंड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग बोल दो। प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट बनाओगे तभी जाके क्वेश्चन पेपर हम बना पाएंगे। क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले ब्लूप्रिंट में टेस्ट आइटम्स मेंशन होगा कि आप किस टाइप का टेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि हमने एक ही यूनिट पढ़ाया है। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग टेस्ट करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन देंगे या मॉक टेस्ट होगा या भाइबा होगा, दिस आर द आपका टेस्ट आइटम्स। एंड द लास्ट पॉइंट, उसी के बेसिस पे हम मार्किंग स्कीम देंगे, मार्क देंगे, मार्किंग स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। हो गया ये टीचर मेड टेस्ट जो आप डेली बेसिस पे बच्चों को करना चाहते हो या 1-2 दिन छोड़ के या यूनिट खत्म होने पे ही करते हो। अच्छा बोल सकते हो टीचर मेड टेस्ट को और क्या बोल सकते हैं, टीचर मेड टेस्ट को और क्या बोल सकते हैं, कौन सा टाइप का असेसमेंट यहाँ पे आ गया, फटाफट बोल सकते हो, कौन सा टाइप का असेसमेंट यहाँ पे आ गया।
डायग्नोस्टिक तो थोड़ा सा आया था, और कौन सा असेसमेंट यहाँ पे आया बताओ? टीचर फॉर्मेटिव आ रहा है, फॉर्मेटिव आ रहा है, बट समहाउ आपको नहीं लगता कि यूनिट अगर कंप्लीट करने के बाद आएगा तो वो कौन सा आएगा, यूनिट या कोर्स? समेटिव। तो समझ के क्वेश्चन समझ के आंसर दीजिएगा कि वहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर बोले यूनिट कंटिन्यू चल रहा चेक कर रहे हैं तो वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। अगर यूनिट के एंड कहीं पे भी एंड लिख दिया तो आप फटाफट याद करना सबमेटिव वन और कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, स्टैंडर्डाइज बोला गया, बोलते ना तुम्हारा एक स्टैंडर्ड करो, तो दैट इज अ लेवलिंग अप करना, ठीक है, आपका लेवल को बढ़ाना है अभी। तो स्टैंडर्डाइजेशन लिटरली मीन्स ब्रॉट टू ए लेवल। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज अ टेस्ट दैट इज गिवन टू द स्टूडेंट इन ए वेरी कॉन्सिस्टेंट मैनर। आपको एक फिक्स मैनर पे ना ग्रोथ करवाने के लिए चाहिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर सेम ही है, ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज सिमिलर विद द टीचर मेड टेस्ट। वही है, मार्किंग स्कीम भी सेम है, सेम पॉइंट है। बाकी क्या है, यहाँ पे सारे टेस्ट टेकर्स मतलब सारे टीचर्स के लिए सेम पैटर्न में क्वेश्चन पेपर बनेगा। सारे टीचर्स अपने बच्चों के लिए सेम पैटर्न में क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, एक फिक्स रूल को फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हैप्पीजेट पढ़ा दे या हैप्पीजेट कंप्लीट कर दे या हैप्पीजेटली टेस्ट ले जाए। तो हैप्पीजेट टेस्ट यहाँ पे हो नहीं सकता। तो पूरा मतलब सपोज मुझे अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आपको भी सेम पैटर्न में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है, और कोई पर्सन हो तो उसको भी 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो ऐसा है कि हर एक पर्सन्स के लिए, हर एक टीचर के लिए ये फिक्स्ड रूल के साथ आएगा। जैसे सोच रहे हो क्लास 10 के लिए क्वेश्चन पेपर बना, क्लास 12 के लिए क्वेश्चन पेपर बना, तो सारे टीचर्स को एट ए टाइम एक ही जैसा क्वेश्चन पेपर बनाना है। अगर 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ही मिलेगा। अगर 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन देना है तो 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो वो हो गया टीचर मेड टेस्ट, जहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, बच्चों का एवरेज एज, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए। टीचर मेड टेस्ट नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बहुत ही ब्रॉडर होता है और बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या मेंशन करता है ना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये मेंशन करता है कि बच्चों का एवरेज एज, आप बोलोगे एक बच्चा 140 प्लस IQ लेके बैठा है तो एक बच्चा 90% का IQ लेके बैठा है, तो ये दो जो बच्चे हैं, क्या इनके लिए हम अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाएं? अगर अलग क्वेश्चन पेपर बना तो वो कौन सा टाइप का टेस्ट बनेगा? अलग क्वेश्चन पेपर है, टीचर मेड टेस्ट, गुड, वेरी गुड, टीचर मेड टेस्ट है। अगर इक्वल टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर बन रहा है, सबके लिए सेम बन रहा है, हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चेकिंग की उनका IQ क्या है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग देयर एवरेज एज क्या है, हम कुछ नहीं चेक करेंगे। कोई एज में हो सकता है 16 साल का भी 8 क्लास में पढ़ रहा, कोई एज में हो सकता है 12 साल का भी, वो भी 8 क्लास में पढ़ रहा, तो वो ये कुछ भी चेक नहीं होगा। एंड एवरेजली हम लोग सबको एट ए टाइम सेम क्वेश्चन पेपर देंगे, सेम प्रिपेयर करके देंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ पे ये पॉइंट है क्या, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ए एक्सपर्ट बनाता है और टेस्ट स्पेशलिस्ट। तो इसीलिए ना जब 10th का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, 10th का क्वेश्चन पेपर बोर्ड का हर कोई नहीं बना सकता, 12th का हर कोई नहीं बना सकता। जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो रहे तो यूनिवर्सिटी से ही क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि हाईली क्या होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, या फिर उनका जो बोल सकते हो क्वालिफिकेशन, उनका जो एजुकेशन है बहुत ही आगे रहेंगे, या फिर बहुत एक्सपीरियंस पर्सन रहेंगे, दे आर स्पेशलिस्ट। वो स्पेशलिस्ट है जो सबके लिए बनाएंगे, ठीक है। सो इट कवर्स द वाइड रेंज ऑफ कंटेंट मैटर एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। इसमें वाइड कंटेंट मैटर रहेगा, बहुत कंटेंट मैटर ज़्यादा भी होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी ज़्यादा होते हैं। इट्स रिलायबल एंड वैलिड, ये भी रिलायबल है, वैलिड है। याद रखना हर एक टेस्ट का 3 वर्ड तो कंपलसरी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। समझाया था प्रीवियस क्लास में, ये 3 चीज़ होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म करिकुलम, देखो मैंने इसलिए बोला था, इसको बनाने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा और इसका मेन हायर अथॉरिटी रहेगा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल बोला गया है। तो वो NCERT एंड SCERT के थ्रू जो करिकुलम फ्रेमवर्क बने हैं, जो करिकुलम फिक्स रहेगा सबके लिए, उसी के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन फटाफट से वही लिखा गया है जो हमने ऊपर पढ़ा, उसी के बेस्ड है, तो और टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। क्लियर है ना सारे बच्चे? एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब जानते हो ना, कैरेक्टर्स।
अभी कुछ कैरेक्टर्स को लेके हम असेसमेंट करें। क्या पहला असेसमेंट हमारा आ रहा है अचीवमेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट वन, अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, नेक्स्ट आता है एटीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट टेस्ट क्या बोलता है पता है? अचीवमेंट वर्ड से क्या पता चल रहा है? बच्चे को कितना सक्सेस मिला है, एक पर्सन को कितना सक्सेस मिला, अचीव किया है। जस्ट लाइक आई एम अचीविंग दिस पोर्शन और आई एम अचीविंग दिस पॉइंट, दिस लेवल, तो ये चीज़ होता है अचीविंग, अचीव करना। ठीक है, सो एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट, आपने उसको अटेन किया, मैंने इतना साल पढ़ाई करने के बाद इस पोजीशन को अटेन किया, अटेनमेंट, मैंने उस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, मैंने उस पोजीशन तक पहुंचा। ठीक है, अटेनमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। इतना साल पढ़ने के बाद, सीखने के बाद जब मैं कुछ अचीव करता हूँ, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट इज ए टेस्ट डिजाइन टू मेजर ए पर्सन्स नॉलेज। हम अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू क्या करें, हम एक डिज़ाइन करें, टेस्ट डिज़ाइन करें, किस लिए? मेज़र करने के लिए पर्सन का नॉलेज कितना है, स्किल कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितना है इन ए गिवन फील्ड टॉट इन ए स्कूल। जो स्कूल में पढ़ाया गया था उस पोर्शन में उसका नॉलेज कितना है, उस क्लास में उसका नॉलेज कितना है, उस कोर्सेस जो स्टडी है, कोर्स ऑफ स्टडी है, उसमें नॉलेज कितना है, उसका नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ चेक कर रहे हैं। आपको अगर याद होगा, नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग ब्लूम्स का कौन से डोमेन पे आता है, बोल सकते हो कोई? ब्लूम्स के कौन से डोमेन में? कॉग्निटिव मैम, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज वर्ड सुन लिया मतलब कॉग्निटिव में फिक्स्ड हो जाना। ठीक है, कॉग्निटिव, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग पहला ही पॉइंट हो गया, डोमेन में से पहला ही चीज़ था कॉग्निशन, कॉग्निटिव था, अंडरस्टैंडिंग उसके बाद आएगा। तो ये सोच लो, अचीवमेंट टेस्ट में हम लोग एटसेट्रा बोला गया है, मतलब जितने भी डोमेन्स हैं उसको हम चेक करते हैं। A test of educational achievement is one designed to measure the knowledge, understanding, skill. देखो फिर से वही लाइन बोला गया, कंप्लीट हो गया है। The test which are constructed to measure the cognitive, cognitive, अभी मैंने बोला था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 3 वर्ड आते हैं, 3 डोमेन है, तो याद रखते हैं ना कि कॉग्निटिव, ये हो गया कॉग्निटिव मतलब कोई चीज़ को जानना, टू नो। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का अदर टर्म होता है इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव, तो दैट इज अ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर बोलते हैं ना, तो दैट वन इज द अफेक्टिव वन, मतलब टू फील, टू फील। ओके, यहाँ पे फील करते हो, अरे गलत बोल दिया, सो सॉरी सो सॉरी। अरे कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका साइकोमोटर, ओह सो सॉरी, माइंड थोड़ा आउट हो गया, साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर दैट मीन्स टू मूव और टू डू, टू डू कुछ करके दिखाना, टू डू। एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब टू फील, टू फील। कॉग्निटिव का मतलब है टू नो, कोई चीज़ को जानना। तो ये 3 डोमेन को यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। सो स्कूल सब्जेक्ट्स में बच्चे का क्या रिजल्ट्स आ रहा है, कॉग्निशन वो कितना जानता है, अंडरस्टैंडिंग कितना, स्किल कितना जानता है, कॉग्निटिव में कितना वो मूव करता है या जो नॉलेज उसके पास है उससे वो क्या क्या काम कर सकता है। इफेक्टिव में हम बोलना चाहते हैं कि बच्चा कितना फील कर पा रहा है कि कौन सा नॉलेज सही है, कौन सा गलत है, वो सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट में हम सक्सेस टेस्ट करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये मैथ एग्जाम कवरिंग द लेटेस्ट चैप्टर इन योर बुक। ठीक है, एक मैथ एग्जाम हुआ जो अभी के लेटेस्ट चैप्टर्स में से लिए गए हैं, तो उसका सक्सेस, ठीक है, उसका सक्सेस हो गया अचीवमेंट टेस्ट। ए टेस्ट इन योर सोशल साइकोलॉजी क्लास, आपके टेस्ट लिए गए हैं एक सोशल साइकोलॉजी क्लास में, जो आप सोसाइटी में जाके कुछ लोगों से बातचीत करके या फिर बिहेव करके दिखा सकते हो। एक कम्प्रीहेंसिव फाइनल इन योर संस्कृत क्लास, ठीक है, पूरा डिटेल्ड फाइनल रिजल्ट जो आएगा संस्कृत क्लास में वो क्या है। तो ये सारे एक छोटा छोटा अचीवमेंट है, इसी अचीवमेंट के बेसिस पे हम लोग बात करें तो दीज आर कॉल्ड द अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, इसको हमने अचीवमेंट टेस्ट बोला। नेक्स्ट आ जाओ, अभी आते हैं हम लोग एप्टीट्यूड। इसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अभी छोटा सा सिर्फ इंट्रो के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। किसी पर्सन का अगर आप बोल दो ना एप्टीट्यूड क्या है, तो एप्टीट्यूड मीन्स इनहेरेंट कॉम्पिटेंस टू अंडरटेक स्पेसिफिक टास्क, मतलब आपके पास कितना कैपेसिटी है कोई काम को करके दिखाने का, दैट कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी कितना है आपके पास, पोटेंशियलिटीज कितना है, आप कितना तक जा सकते हो, कितने काम कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड मीन्स इनहेरेंट कॉम्पिटेंस टू टेक और अंडरटेक द स्पेसिफिक टास्क। इट इज़ द पोटेंशियल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो
आपके बॉडी के बाहर है क्या आपका पोटेंशियल, या बॉडी के विद इन? बॉडी के विद इन, बॉडी के विद इन। अगर विद इन है तो वो इंट्रिंसिक होगा, ठीक है, अंतर्निहित है। अगर मैं बोलूँ बाहर है, एक्सट्रिंसिक होता। सो कोई भी पोटेंशियल जो हमारे कैपेसिटी को बताए कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितना दक्ष हैं और कितना आगे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। अभी जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, मैम अभी अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा था वो अलग था, ये अलग लग रहा है। हाँ ऑब्वियस, अचीवमेंट टेस्ट बोल रहा है कि तुम सक्सेस कितना लाओगे, एप्टीट्यूड बोल रहा है कि तुम करके कितना दिखाओगे या तुम कितना कर सकते हो। ये कैपेसिटी को दिखा रहा है, वो सक्सेस को दिखा रहा है। दोनों में पोटेंशियलिटीज है, बट पहले कौन आएगा बताओ, एप्टीट्यूड आएगा या आपका आएगा अचीवमेंट? एप्टीट्यूड आएगा। गुड, अब समझ गए हो। सो एप्टीट्यूड को कंप्लीट करोगे तब जाके अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। उससे पहले क्या चाहिए पता है मैम? यस यस बोलिए मैम। एप्टीट्यूड टेस्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि टू शो द कैपेसिटी टू हाउ। सो जो समझ नहीं पाए और एक बार बोल रही हूँ, एप्टीट्यूड आपको डूइंग मतलब क्या करके दिखाना है, कौन सा कर रहे हो, क्या कर सकते हो, कितना एबल्ड हो, कितना पोटेंशियलिटीज़ है। उससे पहले जो माइंड मैकिंग बोलते हैं या मेकअप कर रहे हो कि हाँ मुझे इस काम को करके दिखाना है, 2 दिन के अंदर करके दिखाना है, ये जो मैंने थिंक किया और मेरे अकॉर्डिंग मैंने खुद को तैयार कर लिया कुछ करने के लिए, वो मेरा एटीट्यूड है। लास्ट में जो मिलेगा, एंड रिजल्ट में जो मिलेगा, तो वो अचीवमेंट है। ये 3 वर्ड का मतलब मैंने समझाया। देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ। एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्सन इज द टोटल सम ऑफ हिज प्रेजेंट क्वालिटीज विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द फ्यूचर कैपेसिटीज। समझ आ गया? जो आपके फ्यूचर कैपेसिटीज़ को दिखाए, जो आपके इनर क्वालिटीज़ अभी भी प्रेजेंट है एंड वो आपको समझा रहे कि नहीं तुम ये सब कर लोगे, तुम्हारे पास पोटेंशियलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, कर लोगे, वो एप्टीट्यूड है। ए पर्टिकुलर एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्सन इंडिकेट्स हीज फिटनेस फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क। कुछ मत देखो, बस इतना वर्ड देखो, फिटनेस फॉर डूइंग। आप कितना तैयार हो, तत्पर हो काम को कर लेने के लिए, कितना फिट हो करने के लिए। एप्टीट्यूड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट है, बिखरा हुआ, छोटे छोटे टुकड़े में मिलेगा, कॉन्क्रीट नहीं है, ऑलवेज ए फिक्स नहीं रहेगा। क्या आप सारे काम के लिए सेम पोटेंशियल लगाते हो? इज इट पॉसिबल? बस यही है। अगर वो फिक्स रहता है कि 100% हमेशा हर चीज़ में देंगे तो वो कंक्रीट बन जाएगा। तो ये कंक्रीट फिक्स नहीं है, ये बिखरा हुआ है, कभी अप डाउन हो सकता है, ठीक है। फिर देखो, जिससे हमारा एक्चुअली पर्सनालिटी बिल्ड होता है, ऑब्वियस इसी से ही हमारा पर्सनालिटी बिल्ड होता है। जो लोग बोलते हैं ना तुम्हारा बहुत एटीट्यूड हो गया, अरे एटीट्यूड वो नहीं है। एक्चुअली एटीट्यूड का मतलब ही होता है कि अगर हम उसको पॉजिटिव सेंस में फील करके कुछ करने का माइंड मेकअप कर रहे हैं तो वो एटीट्यूड है। हम नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो वो ईगोइस्टिक पॉइंट पे आ जाएगा, वो ईगो बेस्ड एटीट्यूड आया तो वो नेगेटिव है पूरा। हमें पॉजिटिवली यूज़ करना है। एज ए टीचर ऑलवेज याद रखो, आप ऑलवेज पॉजिटिव रहोगे, कभी नेगेटिव नहीं बनोगे। अगर एक बच्चे को कुछ नहीं आता है फिर भी उसके सामने तुम हमेशा अपने मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, हमेशा बोलते रहते हैं अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा वैसा वैसा बोलोगे तो कुछ बच्चे हैं जो आगे बढ़ जाए गुस्से में कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है टीचर को। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे तो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे और डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लेंगे। तो याद रखो कि हमेशा एज ए टीचर आप पॉजिटिव ही रहेंगे। मैं इसलिए हमेशा आपको क्या बोलती हूँ, एक लाइन बोलती हूँ ना, आपसे हो जाएगा, आप सबसे हो जाएगा। आप लोगों ने गलती कुछ कुछ किया हुआ है फिर भी आपसे हो जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, जितना टाइम है उतने में मेहनत करो, ऑब्वियस होगा। तो ऑलवेज बच्चे को बोलो या लर्नर्स को बोलो तुम्हारा हो जाएगा, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तुम कर लोगे, कितना कर लोगे वो आपका एप्टीट्यूड बनेगा, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके अचीवमेंट्स रहेंगे। तो आपको एग्जिस्ट प्रेजेंट बट इंडिकेट्स द फ्यूचर। देखो ऑब्वियस है ना, मैं अभी बोल रही हूँ तुम कर लोगे, ये कर लोगे, तो ऑब्वियस वो कहाँ पे शो होगा, फ्यूचर में जाके शो होगा। फ्यूचर कैपेसिटीज बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। इसके थ्रू ये कुछ कुछ वर्ड्स के साथ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट। आपका कोई काम पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो आपका पोटेंशियल उस काम में क्या हो जाता है, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंटरेस्ट अगर ज़्यादा आया तो इंक्रीज होगा मैम। इंक्रीज होगा। इंक्लाइनेशन, झुकाव। मुझे डांस बहुत पसंद है, सो आई एम ऑलवेज ईगर टू नो अबाउट द डांस स्किल और अबाउट टू लर्न डांसिंग एट्सेट्रा। तो मेरा झुकाव उधर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस है मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, मोटिवेशन भी उसी से ज़्यादा मिलेगा, करने का कैपेसिटी बिल्ड होगा ज़्यादा।
जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है वो काम कभी भी जल्दी नहीं कर पाते हो। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट हो जाएंगे ना तो आप 2 दिन में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। अगर फेवरेट नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो इसी को लगेगा कि और 4-5 महीने होने थे तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है इंक्लाइनेशन, किधर आप झुकाव किधर है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। एंड सेटिस्फेक्शन, जो काम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करते हो उसमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है कि नहीं बताओ। जब खुश हो जाते हो कोई चीज़ अचीव, बस यही चीज़ फैक्टर्स हैं इसके, इतना याद रखो। नेक्स्ट चलो, एप्टीट्यूड्स। अच्छा, एप्टीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट एंड दे आर मोर और लेस इन डिग्री। ये समझ चुके हो, सबका अलग अलग होता है रेंज। एप्टीट्यूड इज द चीप कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हाँ ऑब्वियस है, आपका इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होगा तो आप इंडिविजुअल बन जाओगे। कोई पर्सन, अच्छा सोचो, अगर एजुकेशन में सारे लोग टॉप करें तो ऑब्वियस है सबका इंटरेस्ट सेम आएगा। अगर मोटिवेटेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होते रहता है, 1%, 2%, 3%, 10% का डिफरेंस रहता है। कुछ बच्चे पास करते हैं तो कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास होते हैं, कुछ बच्चे टॉप करते हैं, तो डिफरेंस आएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। जनरली एन एप्टीट्यूड इज स्टेशनरी, ये फिक्स्ड रहता है। वेरी फ्यू चेंजेस कैन बी अफेक्टेड इन इट, कुछ छोटा मोटा चेंज ही आपको आपकी इस चीज़ को चेंज कर सकता है। सो एप्टीट्यूड का हो गया है, और मत करना एटीट्यूड में आ जाना डायरेक्ट, ज़्यादा नहीं करना है। एटीट्यूड से कुछ हमारा इतना खास रिलेट नहीं, बस हम इंट्रो पढ़ेंगे, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। एटीट्यूड क्या होता है बताओ, एक मेंटल फील है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फील है, और ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। मैंने बोला ना, आप जो लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा बहुत एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड अगर पॉजिटिवली हो ना, आप ग्रेट पर्सनालिटीज़ को शो करोगे या ग्रेट पर्सन बनोगे। बट अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप डिस्ट्रॉय कर दोगे सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दोगे। सो ये चीज़ थर्स्टोन ने बोला कि एन एटीट्यूड इज द डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट एसोसिएटेड विद सम साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। साइकोलॉजिकल बोला ना, दिमाग से जुड़ा हुआ है, मेंटल फील, मेंटल मतलब समटाइम्स क्या होता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ने से हमारा मेंटल इलनेस हो जाता है, हम दिमाग से बीमार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ना कोई चीज़ में घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं, कर दूंगा बस बोलना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अरे मुझे सब आता है, ऑब्वियस मुझे कुछ नहीं आता, सही बात है, मुझे सही बेसिस पे कुछ नहीं आता है, ये टीचर का एक क्वालिटी होना चाहिए कि नहीं सर मैं सीख के करूँगा, मैं ट्राई करूँगा, मैं ऑब्वियस आपको हेल्प करूँगा, ऑलवेज इतने में रेडी रहना। कभी मत बोलना कि मुझे सब आता है मुझे करने दो, ना, हमें और सीखना है, हमें और परफेक्शन का नीड है, हमें और चाहिए। तो वो प्यास होना चाहिए आपके पास, वो थर्स्ट होना चाहिए कि हमें सीखना है। हम कभी भी सही नहीं है, हमसे कितना मिस्टेक होता है, मुझसे तो बहुत मिस्टेक होता है, तो वो मिस्टेक को क्लैरिफिकेशन देना है, वो क्लैरिफिकेशन देते देते पूरा लाइफ ही ख़त्म हो जाएगा। बट आप कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं बन सकते। कोई एक चीज़ दिखा दो जो 100% एक्यूरेट हो, कुछ नहीं है। कोई एक बुक जो 100% एक्यूरेट हो, वो भी नहीं है। कोई एक पर्सन जो पूरा बोलो कि ऊपर से नीचे तक सुंदर होता है, वो भी नहीं है। मे बी वो सुंदर अंदर से है, बाहर से नहीं है, बाहर से अंदर से नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगा। तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होता है। एंड ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर है, ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। आप किसी पर्सन को अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही करोगे उसके साथ, बुरा सोचना स्टार्ट कर दिया, ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ गया है, वो आपका फॉल्ट रहेगा, इसलिए आपने किसी और को ब्लेम किया, आपके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट रहेगा। तो ये चीज़ समझाता है एटीट्यूड। एक पर्सन का इंटरेस्ट, एक पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सन का रेडीनेस, एक पर्सन का नेगेटिव पॉजिटिव थिंग, उसका ओन एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, ये एटीट्यूड है। एंड एटीट्यूड को मेजरिंग एटीट्यूड इन द वे वॉज स्टार्टेड बाय, मतलब थर्स्टोन ने ही इसको जज करना स्टार्ट किया था और मेजरमेंट देना स्टार्ट किया था इन 1927 में, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी देखो, जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एज ए टीचर, तो हमें इन्फॉर्मेशन ऑलवेज गैदर करना पड़ता है। अभी ये इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि एज ए टीचर हमें इन्फॉर्मेशन, कोई बुक का हम ले रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव या बोथ होना चाहिए? क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए, बोथ होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने ऑप्शन में बोथ, सुनिए बोथ नहीं दिया, देन क्वालिटेटिव मानना, ठीक है।
देन क्वालिटेटिव मारेंगे। अभी देखो Yes, ma'am. जब आप अगर क्वेश्चन बोथ है तो बोथ होगा नहीं? हाँ, बिकॉज आप जब आंसर्स को प्रिपेयर करते हैं, कोई आंसर वन वर्ड में कुछ भी एक्सप्लेन कर पाता है क्या? वन No, वर्ड ma'am. में बस। No, ma'am. तो उसके लिए हमें क्वांटिटी भी चाहिए ना, क्वांटिटी में चाहिए, उसको हम एक्सप्लेन करें, डिराइव करके दिखाएं, डिस्क्रिप्टिव वे में बताएं। ठीक है, हम सिंगल अगर वर्ड में बता दें, जैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं ना, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अभी आप लेके गए मेडिसिन के प्रेस्क्रिप्शन लेके गए मेडिसिन स्टोर एंड मांगा मेडिसिन स्टोर में जो मेडिसिन दे रहा पर्सन, फार्मासिस्ट जो भी रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, सारे मेडिसिन का डिटेल्स फिर से देते हैं कि नहीं, बताओ? पूरा देते हैं, इसको अभी खाना है, हाँ मैम, ऐसा खाना है, बस। तो वो चीज़ है कि एक चीज़ को हम सिर्फ अगर क्वांटिटी में देख ले तो वो बहुत बुरा होगा, बट क्वालिटी प्लस क्वांटिटी में देखें तो वो बहुत ही अच्छा और एनहांस क्वालिटी का इंफॉर्मेशन देता है। सो ऑलवेज इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, बट अगर आंसर में बोथ प्रेजेंट है तो ऑलवेज आंसर बोथ में जाएगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। इसलिए अभी का एक वर्ड चेंज हो गया है, पता है? पहले क्या पढ़ते थे, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव और मैम क्वालिटेटिव? ग्रोथ है हमारे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इन नेचर। एंड आपका डेवलपमेंट क्या था, क्वालिटेटिव है। बट अभी क्या हुआ है पता है, अभी के न्यू बुक्स में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में ये आया है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो समझ लो, पूरे सारे इंफॉर्मेशन सभी अपडेट किया जा रहा था। उसी टाइम पे मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया था कि कैसे डेवलपमेंट बस क्वालिटेटिव इन नेचर हो सकता है, क्योंकि आजकल जो ब्यूटी पाइजेंट होते हैं उनको हम नंबर से काउंट करते हैं कि नहीं, कोई एक कैरेक्टर्स को देके ब्यूटी को नंबर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू देते हैं। डांसिंग में भी हम वैल्यू देते हैं, हम सिंगिंग का भी अमाउंट देते हैं, मतलब वैल्यू देते हैं कि 10 और आउट ऑफ 20 10 या 12 30। तो हर एक चीज़ को हम कैरेक्टर अगर फिक्स कर दे तो उसका अमाउंट आ सकता है। अगर कैरेक्टर फिक्स नहीं है या उसका अमाउंट कोई स्टैंडर्ड में फिक्स नहीं है, देन हम क्वालिटेटिव में ही देखेंगे, क्वालिटीज़ में ही देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखो कि डेवलपमेंट दोनों को कैरी करता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन जो कैरी करें वो अगर दोनों हो, बहुत लोगों के लिए एट ए टाइम हेल्प हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। अभी आते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। दो टाइप के डाटा हैं, समझ गए होंगे क्या क्या है, फटाफट से समझा रही हूँ। क्वांटिटेटिव डाटा बोल रहा है, पता है क्वांटिटेटिव डाटा मीन्स क्या है, नेम से ही पता चल रहा है कि डील्स विद द क्वांटिटी और नंबर, इतना याद रखो। नंबर्स में हम देखेंगे, चेक क्या करेंगे, नंबर्स में देखेंगे। एंड बताओ, अगर ह्यूज अमाउंट में नंबर्स में प्रेजेंट है और ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या ओनली ह्यूमनिस्टिक वे में हम उसको काउंटिंग कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल एट ए टाइम? सो हम आज के टाइम पे क्या यूज करें, क्या इनकॉर्पोरेट हुआ है क्लासरूम्स में? आईसीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक इजी थिंग होता है, कंप्यूटर कैलकुलेशन में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा बताओ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होगा कैलकुलेशंस के लिए? YVU? जल्दी जल्दी, एनीवन? दूसरे बच्चे भी बोल सकते हो, जल्दी बोलो। कौन सा होता है वो ज़्यादा यूज होता है काउंटिंग में या फिर न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करने में, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे नंबर्स, वैल्यूज़, मार्किंग, मेजरेबल अमाउंट ऐसा कुछ आ जाए तो उसको सोच लेना क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में आप किसको, कहाँ से क्वांटिटीज़ को काउंट कर सकते हो या क्वांटिटी के अमाउंट में इंफॉर्मेशन को ला सकते हो? टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। आपका जो इंटरव्यू पहले से फिक्स रहता है कि 150 मार्क का इंटरव्यू होगा या 100 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ, उसमें से कैरियर मार्किंग इतना रहेगा और बाकी का हम कैरेक्टर, पर्सनालिटीज़ और उसको जो भी क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, नॉन कॉग्निटिव डाटा सच एज द अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, नॉन कॉग्निटिव डेटा सच एज अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन। कॉग्निटिव मतलब ये नॉलेज के साथ जुड़ा नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस जो लेते हो नंबर्स में आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों का प्रेजेंस एब्सेंस देखने के लिए। ठीक है, सर्वे करते हैं हम लोग, सिर्फ वर्ड से याद रखना। सर्वे मेथड अभी रिसेंटली हम पढ़ने वाले हैं कल के क्लास में। ठीक है, तो सर्वे मेथड, सर्वे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे जनगणना हो गया, सेंसस, तो उसमें भी तो नंबर से चेक करते हो ना, पॉपुलेशन चेक करते हो, उसके बाद डेटास कलेक्ट करते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड, जहाँ पे काउंटिंग करते हैं हम लोग, पर्टिकुलरली काउंटिंग करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा बोल दिया ना, क्वालिटीज़ दैट मीन्स कैसा वो दिखता है, ब्यूटी क्या है,
अभी नंबर्स ऐड नहीं करेंगे, बस नंबर मतलब हम चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें वैल्यूएबल है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जस्ट लाइक व्हाई वी इन्वेस्टिगेट दैट क्वेश्चन और व्हाई वी नीड दिस क्वेश्चन और हाउ टू सॉल्व इट, हाउ व्हाई ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। हाउ मच नहीं आएगा, व्हाई आएगा, क्यों करें, किस लिए करें, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कहीं पे भी मैं नंबर बेस्ड कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो ये नॉर्मली है जो नंबर्स में हमने वैल्यूज़ को काउंट किया उसको वो क्वालिटीज़ में दिखा रहा है, जो हमने गैदर किया सेंसस को, पॉपुलेशन सेंसस को। अरे हमने क्यों किया, दैट मीन्स टू प्रोवाइड द ह्यूज अमाउंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस और ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई। तो हम दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं कि हमने क्वांटिटी में इसलिए देखा क्योंकि क्वालिटी में ये हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सोर्सेस देखो सेम ही है, टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेम पॉइंट्स ही रहेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्या यहाँ पे है, पेज रिपीट हो गया था। लेसन प्लान, कंसेप्ट मैप, देखो लेसन प्लान कर रहे हो, अभी किसी ने अगर पूछा लेसन प्लान क्या है तो वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, नॉट क्वांटिटेटिव। कंसेप्ट मैपिंग, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ माइंड मैप करो, तो माइंड मैप आपका क्वालिटी एनहांस करता है, आपका स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है। वो क्वांटिटी में नहीं दिखा रहा है, क्वालिटीज में दिखा रहा है, ठीक है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, क्या आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो ऑडियो को। मैं कितना बात बोल चुकी हूँ अभी, ऑलमोस्ट हो गया है 2 घंटे, दो गंदे बच्चे हैं ये सब। चलो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, कंसेप्ट मैपिंग में आपका एनहांस होता है क्वालिटीज़। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जहाँ पे आप वॉइस, मैं कितना बात कर चुकी हूँ आज, कितने बकबक कर चुकी हूँ, क्या आप काउंटिंग करके बोल सकते हो, नो। इमेज एंड सिंबल्स, क्या आप बोल सकते हो मेरे पिक्चर में कितने डॉट्स एंड एलिमेंट्स होंगे, नो। तो ये सारे क्वालिटीज़ में आएंगे, नॉट क्वांटिटीज़, ये सब क्वालिटीज़ में है। इतना नहीं चाहिए, डायरीज मेंटेन करते हो, जर्नल्स, इवेंट्स, रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। क्लियर है क्या, नहीं कर पाए, ठीक है, बस इतना बोलना। पेडागोजी का जितना है वो सब अटेंड कर लोगे अगर ये सब कंप्लीट कर लेते हो। चलो, सो अभी हम आते हैं क्या, ओरल क्या होता है, ओरल एंड रिटन। ओरल तो समझ आ रहा है, जो बोल के करना रहता है, भाइवा वॉइस रहता है आपका, तो भाइवा वॉइस हो गया, वो सब ओरल में आएंगे। तो ओरल क्या है, ओरल एग्जामिनेशन इन फीस द कैंडिडेट गिव्स स्पोकन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। बस एक लाइन में याद रखो, मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अगर बोल के दे रहे हो, फ्रॉम वन और मोर एग्जामिनर को बोल के दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द ओरल एग्जामिनेशन। इसको अदर टर्म में क्या बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं भाइवा वॉइस छोड़ के, कौन सा टेस्ट बोलते हैं, और कौन सा टेस्ट बोलते हैं ओरल एग्जामिनेशन? इंटरव्यू, ओके। मॉक टेस्ट बोल सकते हैं, मॉक टेस्ट, ओरल मॉक टेस्ट, राइट? यस मैम, ओरल मॉक टेस्ट, ओरल मॉक टेस्ट, ओके। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ असेसमेंट, याद रखो ये वर्ड है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ असेसमेंट। इट इज़ सर्टेनली बिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। पहले के टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ओरल टेस्ट, बच्चों को पेपर्स नहीं रहते थे तो एग्ज़ाम करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, इसलिए ओरल टेस्ट ज़्यादा होते थे। इसका परफेक्ट नॉलेज और पर्पस क्या है पता है, पर्पस है बच्चों का नॉलेज जानना सब्जेक्ट मैटर पे और उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करना। ईजी लग रहा होगा आप लोगों को कि नॉलेज स्किल्स कितना बच्चा जानता है, वो बस बोल के देगा। डिफरेंस बोलूँ रिटन एंड ओरल में, बस एक ही डिफरेंस है, ओरल में जो पॉइंट लिखा रिटन में भी सेम होगा, बस याद रखो ओरल में बोल के करना है, रिटन में लिख के करना है, ठीक है। ओरल में बोल के करना है, रिटन में लिख के करना है। तो हम ओरल टेस्ट में छोटे छोटे टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस के बेसिस पे भी जज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑन ए प्रिपेयर्ड टॉपिक, पहले एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। इंटरव्यूज़ और डिस्कशन टू एसेस स्टूडेंट नॉलेज, हम यहाँ पे बच्चों के नॉलेज और स्किल को जज करें और इंटरव्यू मेथड और डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ होगा। सिमुलेशन मतलब मैं कुछ करके दिखाऊंगी, आप मुझे कॉपी करके करेंगे, या डेमोन्स्ट्रेशन मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूँ उसी को फॉलो करके काम करेंगे, ये सब हो गया। ओरल टेस्ट स्कूल कॉलेज में यूज़ होता है, ठीक है। एग्जामिनर वर्बली कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं और बच्चे आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो साइंस प्रोग्राम्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स में इसका यूज़ होता है। एडवांटेज क्या है, ये बच्चों के स्किल नॉलेज को जज करता है,
कॉग्निटिव प्रोसेस, जो बच्चे के अंदर कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व करता है, स्टूडेंट के एबिलिटीज़ को देखता है, इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ पे ग्रेड सेंस पे इन्हांस करते हैं, बिकॉज इंस्ट्रक्टर जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्टूडेंट आंसर्स देंगे। मोर ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट, ये वर्ड याद रखो, मोर ऑथेंटिक मतलब सबसे अगर क्लियर कट एंड क्विकली किसी को जज करना है तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी से मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। एंड मे इंक्रीज लर्निंग एज स्टूडेंट्स ऑफन स्पेंड मोर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द ओरल एग्जाम। देखो ओरल ज़्यादा इजी लगता है कि रिटन, बताओ कौन सा इजी है, बोलो। डर ओरल मैम, ओरल। ओरल हार्ड है, ओरल डिफिकल्ट है, रिटन आपका इजी है। रिटन में आप अपना सोच के कुछ लिख सकते हो, ओरल में डायरेक्ट आंसर्स देना रहता है, तो ओरल के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना रहता है, ऑन द स्पॉट देना होता है। हाँ स्पॉट देना होता है। एंड रिटन में आप क्या करते हो कि डायरेक्टली कुछ सोच समझ के एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ वर्ड्स अगर माइंड में आए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा लर्निंग किस में करना पड़ता है, ओरल में, थोड़ा कम करना पड़ता है रिटन में, ठीक है। मे इंक्रीज द लर्निंग एज स्टूडेंट्स ऑफन स्पेंड मोर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर ओरल एग्जाम। अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन इन द मोमेंट, कोई माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन बच्चा खुद करेगा। एकेडमिक इंटीग्रिटी इशू जो होता है ना, कभी कभी हम लोग क्लास मतलब क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग वाला क्लास हो जाता है, कभी एक क्लास दूसरे क्लास के साथ जब मर्ज होता है तो आप सब कंफ्यूज होते हो, तो उसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता है एंड थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग सब आता है। इट टेक्स अकाउंट डाइवर्सिटी, देखो बच्चे डिफरेंट है तो डिफरेंट लेवल में हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। सम स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि राइटिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट ये सम स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट, कुछ बच्चों को लगता है कि वो राइटिंग अच्छा नहीं कर पाते बट बोलने का कैपेसिटी बहुत अच्छा है तो वो उसमें अच्छा करते हैं। कुछ बच्चे का अगेन ऑपोजिट और वाइस वर्सा भी रहता है कि ओरल में वो अच्छे नहीं है, राइटिंग में अच्छा है तो राइटिंग करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा होता है, ये किसी को अच्छा लग सकता है, ईजी लग सकता है, किसी को डिफिकल्ट लग सकता है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, इसमें भी एग्जाम होता है, 20-30 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है आपका, इंटरव्यू या ओरल जो होता है कॉलेज में स्कूल्स में हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर टाइम टू एडमिनिस्टर, देखो एक एक बच्चे को हम जज करेंगे तो ये सुइटेबल नहीं होता है कि लार्जर क्लास को एट ए टाइम हम लोग जज कर पाएँ, टाइम टेकिंग होता है। ऑफन मोर स्ट्रेसफुल ऑल्सो, इतना चीज़ याद रखो बस, स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर इशूज़ विद द रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस, कभी कभी क्या होता है बच्चे के पास पोटेंशियलिटीज़ बहुत ज़्यादा है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो प्रेजेंटेशन में लैकिंग होता है तो इश्यूज़ आते हैं। पोटेंशियल होता है बायसनेस में भी, कभी कभी सब्जेक्टिंग ग्रेडिंग और बायसनेस होता है। स्टूडेंट्स आर्टिकुलेटनेस, साइनेस, कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ही शाय रहता है, उसका स्पीड ऑफ थॉट अलग रहता है, सोचने का कैपेसिटी सबका अलग है, जेंडर अलग है, लैंग्वेज स्किल अलग है, एसेंट अलग है, तो उस बेसिस पे ना इनको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। दिस आर द फैक्टर्स। पोटेंशियल फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी, ये पास कर सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम केसेस में पास ही किया जाता है। सम स्टूडेंट्स फाइंड इट चैलेंजिंग टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़ टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, देखो मैं आपके सामने अपना आइडियाज़ को प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मुझे ये प्रैक्टिस हो गया, मैं कर सकती हूँ। आप में से कुछ बच्चे भी होंगे जो बहुत अच्छे से कर लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रेजेंटेशन देना रहे तो वो टेंस्ड हो जाएंगे और 2 लाइन बोलने के बाद बहुत डरना स्टार्ट करते हैं, तो ये किसी को स्ट्रेसफुल लगता है तो किसी को चैलेंजिंग, किसी को ईजी, ठीक है। क्लियर होंगे हम में आज का। रिटन टेस्ट क्या है, रिटन टेस्ट आर द टेस्ट दैट आर एडमिनिस्ट्रेड ऑन पेपर और ऑन ए कंप्यूटर, समझ आ गया। नॉर्मल एग्जामिनेशन है, जो चीज़ हम लोग रेस्पॉन्स क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स दे रहे थे ओरली, यहाँ पे होगा लिख के, रिटन होगा। ए टेस्ट टेकर हु टेक्स द रिटन टेस्ट कुड रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक आइटम्स, देखो मैं टेस्ट टेकर हूँ, ठीक है, आप टेस्ट गिवर हैं, आप लोग टेस्ट देंगे, मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है, तो उस टेस्ट के बेसिस पे मैं स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट करूँगी। चलो, सो रिटन टेस्ट में इतना है कि रिटन टेस्ट आर द टेस्ट दैट आर एडमिनिस्ट्रेड ऑन ए पेपर और ऑन ए कंप्यूटर। ये टेस्ट टेकर हु टेक्स द रिटन टेस्ट could respond to specific items by writing और typing, देखो आप जो क्वेश्चन के आंसर्स दोगे वो क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करूँगी, एज ए टीचर हम प्रिपेयर करेंगे और उसको हम जैसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में और स्पेसिफिक एक फॉर्मेट में आपके पास प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।
वो प्रेजेंटेशन के रिस्पॉन्स अगेन आप आइदर रिटन फॉर्मेट में या फिर आप ऑनलाइन बेसिस पे या कंप्यूटर में टाइपिंग करके देंगे। तो दैट इज कॉल्ड रिटन टेस्ट। जहाँ पे लिखना पड़े वो रिटन होगा, वो मे भी कंप्यूटराइज्ड हो, मे भी राइटिंग आपके कॉपी में हो, दोनों हो सकता है। अभी देखो कुछ रिटन एग्जामिनेशंस के मैं फॉर्म्स बता रही हूँ, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग आइटम्स, फिल अप, शॉर्ट आंसर, एक्सटेंडेड आंसर्स और एसेस। सारे बच्चों के पेडागोजीज में भी ये क्वेश्चन सारे हैं, लास्ट की तरफ देखना सारे यूनिट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रू फॉल्स, मैचिंग आइटम्स, फिल अप, शॉर्ट आंसर, एक्सटेंडेड आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चंस, एक्सटेंडेड टाइप आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ आंसर वेयर ओनली वन ऑफ द ऑफर्ड आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या, 4 ऑप्शंस रहेंगे, सीरीज ऑफ आंसर्स रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है उसको आप टिक करते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यूज। ट्रू फॉल्स क्या होता है? इट ऑफर्स ओनली 2 ऑपोजिंग आंसर, आइदर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, 2 आंसर्स ऑप्शन आएंगे, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है। अभी एक लर्नर को उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डायग्नोज करना रहता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बेसिस पे ही वो जज करेगा। मैचिंग आइटम्स क्या होता है? 2 कॉलम्स होंगे और एक साइड में कुछ लिस्ट ऑफ आंसर्स होंगे और एक साइड में उसके एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसके रेस्पॉन्स और एक साइड में होंगे, उस रेस्पोंडेंट्स को मैच करवाना है क्वेश्चंस के साथ और जो आइटम्स गिवन है एलिमेंट्स के साथ मैच करवाना है, मैच टर्म्स। फिलअप क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीशन। सपोज इट इज़ ए टाइप ऑफ एमसीक्यू टेस्ट ही होता है एंड बट इसमें आंसर्स नहीं होंगे, आंसर्स के जगह पे गैप रहेगा, उस स्पेस को आप क्या करेंगे, एसेस करने के बाद फिलअप करेंगे, ठीक है। करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करके वहां पे फिलअप करना है या फिर सोच समझ के फिलअप करना है। शॉर्ट आंसर और स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जनरली आस्क फॉर द ब्रीफ टेक्स्ट, ब्रीफ टेस्ट, शॉर्ट आंसर बोलेंगे ना, उसका जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो 2 to 3 लाइन्स या 1 लाइन या 4 लाइन्स ऐसा ही होगा, ठीक है। इट प्रॉम्प्ट एग्जामिन्स टू प्रोड्यूस देयर रिस्पॉन्स। देखो इसके छोटे छोटे से आंसर्स रहेंगे या फिर क्या होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ऊपर में क्वेश्चन बहुत ही डिटेलली मेंशन होता है ताकि उसके आंसर फटाक से एग्जामिनर जो भी एग्जाम दे रहा है, एग्जामिनीज जो है वो फटाक से पकड़ ले और उसके अकॉर्डिंग लिख सके, ठीक है। द करेक्ट रेस्पॉन्स इज ए सिंगल वर्ड, ये सिंगल वर्ड में हो सकता है, वेरी शॉर्ट फ्रेज मतलब एक लाइन में हो सकता है, या मे बी सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ये रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिकॉग्निशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक आध लाइन को समझ के एक्सप्लेन कर देना। एक्सटेंडेड आंसर तो समझ लो ये हाइपोथेसिस बेस्ड होगा या थियोरिटिकल होगा जो लेंदी होता है या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको जोड़ते हुए करते हैं। अभी देखो मेरिट और रिटन टेस्ट क्या होता है, इसके रिटन टेस्ट, मेरिट्स ऑफ रिटन टेस्ट, इट कैन प्रोवाइड अस ए रिलायबल स्टेबल वैलिड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। ऊपर भी पढ़े थे हम लोग टेस्ट में कि ये किस टाइप का है, रिलायबल है मतलब जहाँ पे कंसिस्टेंसी फिक्स्ड हो, स्टेबल है जो चेंज ना हो, वैलिड है जो सबके लिए प्रूफ और इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी रिजल्ट सेम टाइप दे, वैलिड होगा। इट कैन बी प्लान केयरफुली, इसको प्लानिंग करना पड़ता है केयरफुली, कीपिंग इन द व्यू द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को नज़र रखते हुए इसको करना पड़ता है, कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को रखते हुए। ईजी टू कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन पेपर बनाना ईजी होता है और रिटन टेस्ट बनाना ईजी होता है और एक इवेलुएट करने में ही इसमें टाइम जाता है और वेरियस फॉर्म में इवेलुएट होता है। ईजी टू लिस्ट एजुकेशनल एम्स, किस बेसिस पे बच्चों को मतलब आप सिलेक्ट करोगे या फिर जज करोगे वो मेंशन होता है। लिमिटेशंस क्या है? डिफ़िकल्ट टू गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस, ऑल यूनिट्स को हम इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते, जितना भी चैप्टर्स हैं बुक में सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते। डिफ़िकल्ट टू एसेस द क्वालिटी ऑफ आंसर, सारे बच्चों का ना क्वालिटीज़ अलग अलग होता है, आंसर्स अलग अलग होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स में भी करेक्ट हो बट लॉन्ग के एक्सटेंडेड फॉर्म में तो आंसर सबका अलग होता है, उसको जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। द एग्जामिनर मे बी कैरिड अवे बाई दी फ्लावरी लैंग्वेज। देखो फ्लावरी लैंग्वेज मतलब जैसे अगर आपने अच्छा लिखा हो या बच्चों ने अच्छा लिखा हो तो ऑर्नामेंटल जैसा लगता है ना, मतलब सुंदर सुंदर वर्ड लगा के लिखना, दैट इज़ अ फ्लावरी लैंग्वेज। देयर इज़ लेस रिलायबल एंड मोर सब्जेक्टिविटी, बोला गया ये रिलायबल ज़्यादा नहीं है बट सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे, बहुत सारे हैं और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मतलब सोचो इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, एक्सटर्नल
इम्पॉर्टेंट जो असेसमेंट्स हैं यहाँ पे ख़त्म होगा जाके, ठीक है। देन CCE आएगा, मतलब जिस Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.